रुद्रपुर की वो अमावस जो कभी खत्म नहीं हुई। पिताजी बचाओ, कोई मुझे नीचे खींच रहा है। क्या होगा जब आपकी अपनी ही परछाई आपका घर छीन ले? रुद्रपुर की वो अमावस अभी खत्म नहीं हुई थी। माधव की कुटिया के बाहर खड़ी वो आवाज बिल्कुल माधव जैसी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी रूहानी ठंडक थी जो हड्डियों को भीतर तक जमा दे। सावित्री, किवाड़ खोल, देख मैं दवा ले आया। बहुत मुश्किल से बचा हूं उस दहकते वन से। जल्दी दरवाजा खोल, बाहर बहुत अंधेरा है। सावित्री, नव्या, खबरदार जो कुंडी को हाथ भी लगाया। वो जो बाहर खड़ा है वो मैं नहीं हूं, वो दहकन वन का वो छलावा है जो हमारी देह छीनने आया है। लेकिन विशाल, माधव, आवाज तो बिल्कुल तुम्हारी है, उसकी सांसों की खनक तक वैसी है। अगर वो तुम नहीं हो तो वो भला क्या है? तभी खिड़की के झरोखे से एक काली लंबी परछाई अंदर सांप की तरह रेंगती हुई आई। लालटेन की लौ अचानक नीली पड़ गई और फिर एक झटके में बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ आर्यन की आंखों की सफेदी डर के मारे चमक रही थी। पिताजी, मेरे पैर, कोई फर्श के नीचे से मुझे खींच रहा है। मिट्टी मुझे निगल रही है, बचाओ। आर्यन, अपना हाथ बढ़ा। रुक, मैं पकड़ता हूं तुझे, हार मत मानना। माधव ने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उसने देखा कि रोशनी के बिना उसका अपना हाथ पारदर्शी होता जा रहा था। वो चाहकर भी अपने ही बेटे को छू नहीं पा रहा था, जैसे उसका शरीर हवा बन गया हो। माँ, नव्या, मुझे अंधेरे में कोई बुला रहा है। वहां बहुत ठंड है और बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं। एक जोरदार झटके के साथ आर्यन फर्श के नीचे विलीन हो गया। वहां सिर्फ सूखी मिट्टी और सन्नाटा बचा था। नव्या ने अपने भाई का नाम लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। भैया, भैया कहाँ चले गए? पापा, अब खड़े क्यों हैं? कुछ कीजिए, भैया को वापस लाइए। तभी कुटिया का भारी दरवाजा धड़ाम से खुला। बाहर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ बर्फीला घना कोहरा अंदर भर गया। उस धुएं के गुबार के बीच से वही बूढ़ा चाय वाला चलकर अंदर आया। उसके हाथ में वही पुरानी केतली थी जिससे अब काली भाप निकल रही थी। मैंने कहा था मुसाफिर, ये जंगल अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। तुमने शहर जाकर मौत को धोखा देने की कोशिश की, पर दहकन वन के कानून से कोई नहीं जीत पाया। मेरे बच्चे को वापस छोड़ दो, मेरी रूह ले लो, मुझे मार डालो, पर मेरे मासूम बच्चे को छोड़ दो। जान तो तुम्हारी उसी पल खत्म हो गई थी जब तुमने उस शापित बरगद के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई थी। वो पेड़ नहीं, इस वन का दिल था। अब देखो तुम्हारी जगह इस घर में कौन लेता है। अंधेरे कोने से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। वो बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थीं, सिर्फ कालापन था। उसके ठीक पीछे एक और लंबी आकृति आई जो बिल्कुल माधव की प्रतिलिपि थी। माँ, देखो मैं आ गया। अब मुझे कभी ठंड नहीं लगेगी, मुझे अब भूख भी नहीं लगती। सावित्री, ये लो असली दवा। अब तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगी, क्योंकि इस घर में अब कोई सांस लेने वाला बचेगा ही नहीं। सावित्री ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उन सायों की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। असली माधव ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस साए पर वार किया, लेकिन कुल्हाड़ी पानी की तरह उसके शरीर के आर पार निकल गई। सावित्री, क्या तुम मुझे देख सकती हो? मैं यहीं खड़ा हूं, देखो मुझे। तुम्हारी आवाज हवाओं में गूंज रही है विशाल, पर तुम दिखाई नहीं दे रहे। ये कौन सा श्राप है? मुझे इन सायों से बचाओ। ये तुम्हारी परछाइयां हैं मुसाफिर। अब ये तुम्हारी दुनिया जिएंगे और तुम मेरी टपरी की राख बनोगे। अचानक झोंपड़ी की दीवारें पिघलने लगीं और माधव ने खुद को वापस उसी भयानक दहकते वन के बीच पाया।
उसके सामने वही टपरी थी। वहां बेंच पर उसका बेटा आर्यन बैठा था। उसकी आंखें पथराई हुई थीं और वो यंत्र की तरह चाय के कप धो रहा था। पिताजी, अब हम कभी नहीं लौट पाएंगे। देखिए, हमारी परछाइयां घर की मालकिन बन चुकी हैं। हम तो बस इस जंगल की एक और कहानी बन गए। रुद्रपुर के लोग आज भी कहते हैं कि अमावस की रात को उस कुटिया से दो तरह की आवाजें आती हैं। एक वो जो घर के अंदर नकली सुख से हंसती है, और एक वो जो खिड़की के कांच पर अपनी अदृश्य उंगलियों से दस्तक देकर आज भी दवा देने के लिए अपनी पत्नी को पुकारती है। आर्यन, उठ, हमें यहाँ से निकलना है। बैठो मुसाफिर, एक प्याली चाय पियोगे। ये तुम्हारी यादों को मिटा देगी और तुम्हें हमेशा के लिए ठंडा कर देगी।